हाँ, तो चलो, सबसे पहले नंबर को जानो, नंबर क्या होता है? नंबर में एक्चुअली ध्यान से सुनना, जब तुम लोगों ने पढ़ाई शुरू की थी, तो सबसे पहले तुमको पढ़ाया गया था 1, 2, 3, 4 है ना? तो एक्चुअली में तुमको सबसे पहले नंबर है ना काउंटिंग सिखाया गया था। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है? तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना? पढ़ते-पढ़ते तुमको ध्यान आया कि सर 1, 2, 3 से स्टार्ट करते हैं, 0 कहाँ गया? तो फिर सर ने बोला कि इस नेचुरल नंबर के साथ अगर आप 0 को भी मिला दें, तो एक नंबर बन जाता है होल नंबर। यानी होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है? तो दुनिया का सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होगा और दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल नंबर पता नहीं, है ना? उसके बाद दुनिया का सबसे छोटा होल नंबर 1 होगा और फिर सबसे बड़ा होल नंबर पता नहीं, है ना? अब सवाल उठता है जब तुम थोड़ा-थोड़ा पढ़ने लगे तो तुमको फिर सर ने बोला कि अरे तुमने कहीं ये नंबर देखा? बोला सर -2, -3, -4 ऐसा भी तो नंबर होता है। तो फिर सर ने तुमको बोला हाँ, हाँ। तो नेचुरल नंबर होल नंबर पढ़ने के बाद हमको थोड़ा-सा नेगेटिव नंबर भी पढ़ना पड़ा, है ना? जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो जब होल नंबर के साथ नेगेटिव नेचुरल नंबर भी पढ़ लिए, तो उसको कहते हैं इंटीजर्स। तो एक्चुअली में इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स कुछ नहीं, होल नंबर होता है और साथ में नेगेटिव नेचुरल नंबर होता है ना? तो नेगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर को एक साथ बोलते हैं क्या? इंटीजर। ठीक है? तो जब थोड़ा-थोड़ा तुम इंटीजर से पढ़ लिए, तो तुमको दिमाग में आया कि दुनिया में हर चीज़ इंटीजर तो होती नहीं है ना, कुछ चीज़ें नॉन इंटीजर भी तो होता होगा। जैसे 2/3, 4/7 है ना? ये सब भी तो तुमने देखा और भी देखा -2/5 है ना? -8/9 फिर तुम टीचर के पास गए, टीचर ने बोला, "ओहो! अब हम लोग आ गए रैशनल नंबर पे।" तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर एक्चुअली में 3 चीज़ों का मेल है। एक तुम्हारा पूरा का पूरा इंटीजर, है ना? इंटीजर के अंदर ही याद रखना होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, ठीक है? उसके बाद एक आया फ्रैक्शन, है ना? फ्रैक्शन और दूसरा आया नेगेटिव फ्रैक्शन। एक्चुअली में फ्रैक्शन होता नहीं है, तो नेगेटिव फ्रैक्शन मैं लिख रहा हूँ, तो थोड़ा-सा रिस्की है लिखना, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? नेगेटिव फ्रैक्शन मतलब ऐसे नंबर, फ्रैक्शन वैसे कभी नेगेटिव में होता नहीं है, लेकिन बस तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसे नंबर कि भाई कुछ जो नेगेटिव फॉर्म में है ना? थोड़ी देर में बाद में इसको काट दूँगा। जब तुमने इतना पढ़ लिया क्लास 7, 8, 8 तक, तो फिर 9 में तुमने टीचर से बोला कि सर, दुनिया का हर नंबर ज़रूरी थोड़ी है कि मैं 2/3 मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही पाऊँ, है ना? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं तुमको दूँ 2.5 इसको लिखो फ्रैक्शन में, कैसे लिखोगे? तो बोलोगे सर इसको 25/10 लिख देता हूँ, है ना? लिख सकते हैं ना इसको? हुँ? Yes, sir. हाँ, मतलब हम लिख सकते हैं। फिर थोड़े बाद तुमने बोला सर अगर ऐसा कोई नंबर हो 0.5, 0.5, 0.5 रिपीट होता रहा हो, है ना? ये जो डैश डैश मैंने पीछे लगाया है ना, वो एक्चुअली में बताता है नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। इनफाइनाइट टाइम्स तक वो 5 रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है 0.5 का बार। ठीक है? इसको शॉर्ट फॉर्म में 0.5 का बार। जिस भी डिजिट पर बार होता है, वो हमेशा रिपीट होता रहता है और याद रखना वो हमेशा एंड डिजिट्स पे होता है। ऐसा कभी तुम नंबर देखोगे नहीं कि 0.2 बार आखिरी, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। हमेशा जो बार लगा रहेगा, वो आखिरी डिजिट्स पे लगा रहेगा। तो अगर लिखना भी होगा तो मैं ऐसे लिखूँगा, है ना? या मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, सारे के सारे डिजिट पे बार लगा दूँ। लेकिन बार हमेशा एंड से रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बार के बाद भी कोई डिजिट्स ऐसा नंबर आ जाए और पॉसिबल है ना? यू कैन नेवर राइट लाइक दिस 0.478795 और ये 47 बार, ये गलत है। दिस इज़ रॉन्ग, है ना? या तो 95 पे बार लगा दो या तो पूरे डिजिट पे बार लगा दो, सब चलेगा।
और बार क्या बताता है ऊपर वाला कि भाई वो डिजिट्स बार-बार रिपीट हो रहा है। समझ गए ना? डेसिमल के बाद कोई चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है। और रिपीट कितनी बार हो रही है? इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही है। तो ये जो डैश डैश है ना, इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी आएगा सर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी खत्म नहीं होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो गया। है ना? जैसे कहा यू आर टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड का मतलब आपकी सर्विस यहीं पे खत्म। समझ गए लॉजिक? अब इसको मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन 0.5 बार को अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं? हालाँकि एक प्रोसेस है जो हम लोग धीरे-धीरे करके सीखेंगे और 9th में हमने सीखा भी था कि इसको हम x की तरह मान लिए, फिर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई किए, तो 10x हो गया और इधर मल्टीप्लाई किए तो 5.5 का बार हो गया। फिर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 तो 2 में से 1 को माइनस करते हैं, तो इधर आता है 9x और इधर आता है 5। तो मैं बता दूँगा कि ये कैसे हुआ, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 5/9 मतलब 0.5 के बार को भी लिखा जा सकता है 5/9 यानी इसको भी हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में और इस तरीके से, है ना? लेकिन फिर एक बच्चा आया, बोला सर ठीक है, बहुत ज्ञान आप दे रहे हैं, ज़रा इसको लिख के बताइए तो। अब 2.5 को इसलिए फ्रैक्शन में लिख पाए क्योंकि हमको पता था कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं और उतने हमने डिनोमिनेटर में 0 लगा दिए। लेकिन यहाँ पे तो नॉन टर्मिनेटिंग केस है ना? सब लोग उम्मीद है कि सब लोग यही देख रहा होगा, है ना? यहाँ पे तो नॉन टर्मिनेटिंग केस है। अब नॉन टर्मिनेटिंग केस में मुझे पता नहीं है कि ये नंबर कहाँ जाके एंड होगा। तो क्या मैं इसको फ्रैक्शन में लिख पाऊँगा? या पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाऊँगा? है ना ऊपर-नीचे करके? हाँ या ना? कैसे लिखोगे? लिख के दिखा दो अगर तुमको आता है तो, स्कूल में सीखे कहीं भी। नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन-सा डिजिट रेकर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लास्ट का 2 डिजिट रेकरिंग हो रहा है। रेकरिंग का मतलब रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ बताया ही नहीं उसने। ऐसे नंबर जिसको हम लिख नहीं सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में, हम बार-बार पी बाई क्यू यूज़ नहीं कर रहे, फ्रैक्शन यूज़ कर रहे ताकि क्योंकि अभी पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसे नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है? मतलब जिस नंबर को हम लिख नहीं सकते पी बाई क्यू फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में, उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्लियर है ये लॉजिक? जैसे तुम अपने सब लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, है ना? तुम कैलकुलेटर पे ना √3 का वैल्यू टाइप करके देखना। वो पता है, वो जाता रहेगा, है ना? अगर मैं कैलकुलेटर निकालूँ और वैसे तो 3 की वैल्यू हम लोग जो है वो लेते हैं। 1 सेकंड रुकना। हुँ। हाँ, √3 मुझे कैलकुलेटर निकालने दो। मैं तुमको थोड़ा-सा स्टैंडर्ड वैल्यू में चाहता हूँ, है ना? √3 हाँ, देखो, मेरे कैलकुलेटर में जो वैल्यू बताया, वो बताया 1.73 तो ऐसे हम लोग काम करते हैं, फिर 20508076 यहीं तक बता रहा। लेकिन पता है ये गलत आंसर है। ये गलत क्यों है? क्योंकि √3 की एग्ज़ैक्ट वैल्यू आ नहीं सकती है। डॉट वो कैलकुलेटर है बेचारा, थोड़ा दूर ही बताया। कोई बड़ा कैलकुलेटर लेके तो और ज़्यादा दूर तक बताएगा। तो दुनिया में √3 की एग्ज़ैक्ट वैल्यू कोई खोज ही नहीं पाया है। उसी तरह √5 की वैल्यू भी खोजोगे नहीं मिलेगा। √7 की वैल्यू भी खोजोगे नहीं मिलेगा। √9 की वैल्यू मिल जाएगी। √9 की वैल्यू कितनी है? 3 है ना? वो मिल गया। लेकिन √11 का वैल्यू जब खोजने गए तो जो भी आया लास्ट में डैश 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 आया। मतलब एग्ज़ैक्ट वैल्यू नहीं आया। तो जिसका एग्ज़ैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाए वो है इरेशनल नंबर। जिसको निकाल लिए वो रैशनल नंबर है। इसीलिए है ना? इसीलिए तुम देखोगे तो √9 को रैशनल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू निकाल लिए। तो दैट इज़ रैशनल, है ना? लेकिन बाकी मैंने जितने भी नंबर लिखे हैं सब इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल को नंबर को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है रूट में। कोई तुमसे पूछेगा √16 रैशनल है या इरेशनल है? इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? 4 तो रैशनल हो गया। मतलब रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझते हो ना? जिसका हम लोग एग्ज़ैक्ट वैल्यू निकाल सके, है ना? तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा, याद रखना।
ध्यान में कि ये रैशनल नंबर हो जाए। लेकिन अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है रूट के अंदर, इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, जैसे रूट 15, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्लियर रहेगा? तो रूट 13 इज रैशनल और इरेशनल? irrational irrational हाँ, याद रहो क्या ना? मतलब रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो रैशनल, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहा तो इरेशनल। दैट्स ऑल, सिंपल, है ना? एक और चीज ही ध्यान से सुनना। अब ये तो कहानी हो गई। उसके बाद जैसे ही तुम क्लास 10th पास करोगे, है ना, और जो बच्चे मैथ्स लेंगे, वो पहली बार पता है क्या सुनने वाले हैं? है ना, ये को भूल जाओ एक पल के लिए, ठीक है? जैसे ही तुम जाओगे वहां पे टीचर बोलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि वो बोलेगा कि तुम पढ़ के आए हो, है ना? तो तुम बोलोगे हैं हम कब पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर, हम तो सिर्फ रियल नंबर पढ़ के आए हैं, यही बोलोगे ना? हैं? Yes, yes, sir. तो एक्चुअली में तुम सच में पढ़ के गए हो। भले तुम पूरा कहानी नहीं पढ़े लेकिन आधा अधूरा कहानी पढ़ के गए हो। बताएं क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट होता है। एक होता है रियल नंबर, और ये पूरी कहानी जो तुमने नेचुरल नंबर से लेकर के इरेशनल नंबर तक कवर अप किया था, वो रियल नंबर ही था। एक और नंबर आता है जिसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, है ना? इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या है मैं बताता हूं। तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि मुझे दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर बताओ, है ना, कोई भी नंबर तुम्हारे मन में जो नंबर आए बताओ, उसका स्क्वायर करने पे मुझे नेगेटिव आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है बताओ? रूट वाला छोड़ के, रूट रूट मत बताना, वो फिर मतलब फिर कहानी कुछ और बन गई। हाँ, ऐसे नॉर्मल कोई रियल नंबर बताओ, या कोई ऐसा नंबर, रियल नंबर बताओ कोई भी जो तुम्हारे क्लास 10 के सिलेबस में है, और उसका स्क्वायर करने पे कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। देखो, चाहे तुम -3 को स्क्वायर करो तो भी तुमको क्या मिलेगा? 9। 3 का स्क्वायर करो तो भी मिलेगा 9। यानी तुमने अब तक ऐसा कोई नंबर पढ़ा ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आए, है ना? इसी की पढ़ाई होती है इमेजिनरी नंबर में। यानी दुनिया में ऐसे नंबर्स हैं जो इमेजिन किए जा सकते हैं, लेकिन वो उसके स्क्वायर करने पर भी नेगेटिव आता है। मैं तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रूट -2 का होल स्क्वायर करो, कितना होगा? तो तुम्हें पता ही है कि रूट -2 का होल स्क्वायर मतलब हो गया कि रूट -2 इंटू रूट -2, यानी 2 बार मल्टीप्लीकेशन हो गया। स्क्वायर का मतलब 2 बार। इसको तुमने ऐसे लिखा, है ना? दैट मीन्स इसका आंसर तो -2 आ गया। आ गया ना? अब तक तुमको कुछ नहीं पता। क्लास 10 तक तुम आज एक भी नंबर नहीं बता सकते हो जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आए। लेकिन 11th क्लास में पहुंचते ही तुमको पता चल जाएगा, ओ सर ने तो बोला था कि नेगेटिव नंबर तो होता ही नहीं है किसी का स्क्वायर करने से। आज तुमने देख लिया। अब एक्चुअली में ये पूरा सही भी नहीं है ना? तो ये गलत है ना? थोड़ी देर में तुमको बताते हैं कि ये गलत क्यों है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए बस अभी थोड़ा-सा समझ लो, लेकिन इस नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा, इफ समबडी टेल यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? कैन एनीबॉडी टेल मी? 2. 2। 2 गलत है, बताओ। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कि एक्स की वो वैल्यू जिसको स्क्वायर करने पे 4 आए। तो मैं कहता हूँ इसकी 2 वैल्यू आएगी, एक +2 और एक -2। तुम करके देख लो। minus 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4, और -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4। यानी एक्स की 2 वैल्यू पॉसिबल है ना? हाँ, ये इसलिए yes क्योंकि sir इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सुने हो नाम? हुँ? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होता है।
ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होता है? 2। 2 सॉल्यूशन। इसीलिए +2 -2 आया। ठीक है। अब एक बार बच्चा को मैंने पढ़ा दिया था ऐसे कि जी सर बताओ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है। एक्स की तो बोला सर देखिए एक्स इक्वल टू हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 9 यानी +-3 यानी इसका मतलब हो गया +3 और -3। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही है ना। फिर मैंने एक बच्चा को दिया कि जल्दी बेटा इसको बताओ ये इसका आंसर क्या होगा, है ना। जैसे एक्स इक्वल टू दिया हुआ था √9। अब बोला कि इसका वैल्यू बताओ। तो बोला है सर इसका क्या वैल्यू होगा? व्हाट विल बी द एक्स इक्वल टू √9 का? नहीं पता। √9 कितना होता है? नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस कैसे हो गया है? हैं? तुम कह रही हो √9 का वैल्यू कभी तुम सुने हो -3 में? नहीं ना। तुम तो सिर्फ 3 सुने हो ना। पॉजिटिव 3 हाँ, इसका सिर्फ आंसर 3 होगा। लेकिन उसका आंसर दोनों है। तो ये दोनों चीजें अलग है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसीलिए इसका 2 सॉल्यूशन आया। ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, इसीलिए इसका एक सॉल्यूशन आया, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में तो नेक्स्ट चैप्टर में ये सब, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा आगे पीछे चला गया, मुझे मैं भूल जाता हूँ कि मुझे ये बैच जो है एकदम बेसिक रखना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा समझ लेना कि सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर की पूरी कहानी जर्नी बचपन से शुरू हुई थी, नेचुरल नंबर से, होल नंबर से, इंटीजर से, रैशनल इरेशनल होते हुए ये पूरी कहानी रामायण हमने क्लास 10 तक खत्म किया। 11th में जाते ही इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है। तो रियल नंबर्स किसको कहते हैं? तो ध्यान से, तुमको लिखना पुना कुछ नहीं है, लिखना तो तुमको घर पे है आराम से। रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अगर हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी वो एग्जिस्ट करता होगा तभी तो रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे नंबर्स को कहते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के फैमिली में दो ही लोग आते हैं। वो कौन से लोग होते हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर के ये सारे बच्चे लोग हैं, है ना। समझ लो, मतलब ये समझ लो कि रैशनल नंबर तुम्हारे ग्रैंडफादर है, और ये तुम्हारे फादर हो गए, ये तुम्हारे अंकल हो गए, और ये अंकल की फैमिली हो गई। बस ऐसे सब, ठीक है। ठीक है, बाकी तब पढ़ लेना। चल, हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ध्यान से सुनना। रैशनल नंबर को या तो आर से, सॉरी, रियल नंबर को आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर को क्यू से डिनोट करेंगे। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। इंटीजर को जेड से डिनोट करेंगे। और रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करेंगे। और इरेशनल नंबर को क्यू डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। अभी इतना रख लो। और कहीं कहीं मैं इरेशनल नंबर को आई आर भी लिख दिया करूंगा, ठीक है। उनको समझ, ये रिप्रेजेंटेशन तुमको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11th के बाद, सॉरी 10th के बाद जब भी कोई एग्जाम में बैठोगे तो पता क्या कर देगा? ऐसे लिख देगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। अब पता ही नहीं है जेड क्या होता है। जेड क्या होता है? इंटीजर। जेड किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर के लिए। याद रख लो, नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर के डब्ल्यू से, इंटीजर को जेड से, रैशनल नंबर को क्यू से, और इरेशनल नंबर को क्यू डैश से, और रियल नंबर को आर से। याद रहेगा? तो यस सर। यस। तो इसका मतलब एक्स और वाई क्या है? इंटीजर है ना। इसका मतलब हुआ कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। एक सेकेंड। ठीक है, दैट मीन्स एक्स और वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर कभी ऐसे लिख दे एक्स वाई, ये इसका मतलब एक्स वाई क्या है? नेचुरल नंबर है। हाँ, अगर तुमको कभी ऐसे लिख दे, इसका मतलब एक्स वाई क्या है? हम्म, देखिए रैशनल और यही। नेचुरल नंबर। और ऐसे लिख दे तो
रियल नंबर हमेशा याद रखा करो। हम लोग सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम लोग नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं। ऐसा मत समझना कि तुमको कभी मैथ से छुटकारा मिल जाएगा। लॉजिक समझ रहे हो ना? कभी भी ऐसा नहीं है। तुमको मैथ इसलिए पढ़ना है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा डेवलप होगा। अगर तुम बिना मैथ्स के दुनिया में घूमोगे तो पूरा सा तुम इलॉजिकल आदमी जैसा बिहेव करोगे। तुम किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में, चाहे तुम मैथ लो, चाहे तुम डॉक्टर बनो, तो अगर किसी के दिमाग में ये बैठ गया है ना कि मुझे मैथ पढ़ने की क्या जरूरत है ना, मैं तो नीट की तैयारी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो मैं तुमको बता देता हूँ, फिजिक्स इज द एडवांस वर्जन ऑफ मैथ्स। अगर तुम्हारा मैथ अच्छा नहीं है ना तो फिजिक्स अगले 7 जन्म में भी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा तुमको एक भी आदमी इम्पॉसिबल इस धरती पे मिलेगा, इम्पॉसिबल जो बोले कि मेरा मैथ खराब है लेकिन फिजिक्स अच्छा है, इम्पॉसिबल है ना? बिना मैथ का, है ना? क्योंकि फिजिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथ। मैथ तो तुम ये सीखते हो कि कैसे करना है, क्या करना है, अप्लाई तो तुम फिजिक्स में कर रहे होते हो, है ना? तो मैथ कहाँ काम आएगा फिजिक्स में? उसके बाद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मान लो कि कॉमर्स ले लेंगे, है ना, कि भाई हमको तो मैथ से कोई मतलब नहीं है, हम कॉमर्स लेंगे। तो एक बात और समझ लो, कॉमर्स इज द ऑल्सो द वन ऑफ द एडवांस वर्जन ऑफ मैथ। अगर तुमको थोड़ा डाउट है तो कॉमर्स की बुक खरीद लेना और तुमको पता चलेगा कि कॉमर्स में कितने मैथ्स है। तो बिना अंडरस्टैंडिंग मैथ्स का प्रॉपर बेसिक क्लास 10th का मैथ्स तुमको आना ही। सर उसमें भी क्या? स्टैटिक्स ये सब उसमें भी पढ़ना है कॉमर्स वाले में। पूरा, तुम कोई भी फील्ड में जाओ मैथ से बच नहीं सकते हो। हाँ, तुम 11th 12th के मैथ से बच जाओगे, लेकिन क्लास 10th तक के मैथ से नहीं बच पाओगे, है ना? इसीलिए सिर्फ मैथ को बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, मैथ्स को अगले पार्ट ऑफ द लाइफ के लिए पढ़ना है। तुम जिस भी फील्ड में जाओगे, मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरा मतलब इतना रहे कि हाँ सर, सर आपने कहा था कि इरेशनल नंबर पी से, हाँ पी से भी कर सकते हैं हम लोग इरेशनल नंबर को, इट्स ओके, है ना? एक एक आदमी का 2 नाम तो होता है ना। चल, ओके। चलो, तो हो गया कहानी खत्म यहाँ तक। अब हम लोग नई कहानी शुरू करते हैं। डालो हेडिंग फैक्टर्स, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा यह मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। लेट मी रब दिस। तब तक तुम लोग लिखो फैक्टर्स। और फैक्टर्स में भी तुमको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन करूंगा क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है। वहां पे हालांकि मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी स्लाइड बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, इतना बहुत झमेला है। ये सब जो स्लाइड बनता है ना, एक एक स्लाइड पहले तो वो सोचते हैं फिर बनाते हैं ना। ये तो छापा छुपी वाला तुमको स्लाइड नहीं दिखेगा, तुम देख लेना। तुमको कहीं भी दुनिया में, क्योंकि मुझे अगला कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, जैसे मान लो मैं तुमको बता, मेरा स्लाइड का तरीका देखो, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा है, अब इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है। तो लॉजिकली ये सब चीज हमको सोचना पड़ता है ना कि कौन सा चीज मुझे कब पढ़ाना है, क्या दिमाग लगाना है। तो बिना सब्जेक्ट को जाने तुम नहीं कर सकते। चलो, सब लोग हेडिंग डालो फैक्टर्स। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मेरे से पूछोगे तो फैक्टर ही है। और अगर पूछोगे ये चैप्टर किस पर बेस है तो इसी टॉपिक पर बेस है, फैक्टर्स। देखो, फैक्टर्स वो नंबर होता है फैक्टर्स वो नंबर होता है जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड करने जाए तो रिमाइंडर बचे 0। ठीक है, मैं मानता हूँ ये डेफिनेशन तुमको समझ में नहीं आया। ओके, मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो कि मैंने एक नंबर लिखा 30, ओके, और मैंने बोला कि तुम मुझे वो सारे नंबर्स बताओ जिससे मैं 30 को डिवाइड करूं तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, मतलब कोई रिमाइंडर ना बचे। तो वो नंबर कौन कौन से होंगे? बताओ, 30 को डिवाइड करने जाएंगे कोई? 1 वन, 2 टू, 3 थ्री, 4 फाइव, 6 10 टेन, 15 50 एंड 30। और करेक्ट, है ना? यानी ये वो सारे नंबर्स हैं
जिससे 30 को डिवाइड करने निकले तो रिमाइंडर बचेगा 0। इसके अलावा दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, है ना, और 30 को डिवाइड कर दो, रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। कुछ भी सोच लो, 1 से लेकर के कोई भी नंबर सोच लो, तुम्हारे मन में जो नंबर आ रहा है, उससे तुम 30 को डिवाइड करने निकलोगे, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर या पॉइंट वॉइंट में आ जाएगा। मान लो कि मैं इसको देता हूँ, 30 को डिवाइड करने निकलता हूँ 7 से, तो 7 से करूँगा तो 7 4 जा 28, 2 बच जाएगा रिमाइंडर, है कि नहीं? है ना? लेकिन अगर तुम किसी फैक्टर नंबर से करो, मान लो कि 6 से करो, 6 से 30 को काटो, 6 5 जा 30, कट गया। दैट मीन्स रिम तो ये जो नंबर्स तुमको मिले हैं, ये जो नंबर्स तुमको मिले हैं, ये तब कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ 30, है ना? यानी फैक्टर्स वो नंबर है जो डिवाइड कर दे, है ना? किसी भी नंबर को और एग्जैक्टली बचे रिमाइंडर 0। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो इस हिसाब से 30 का स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा हुआ? 1। और लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा हुआ? 33 यानी नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद, और वो नंबर क्या है? 30, है ना? यानी किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर कौन होगा? 1। और किसी भी नंबर का छोटा सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? the number itself. 130। ठीक है, हो गया, रट लिए, समझ लिए, है ना? अब मैं तुमको कंफ्यूज कर दूं? चलो, अब तुमको मैं कंफ्यूज कर देता हूँ। हालांकि जिन लोगों ने मेरा वीडियो देख लिया होगा वो बात तो पकड़ लेंगे, लेकिन चलो, तुम लोग बताओ, 30 को डिवाइड करो तो 0.6 से कितना आएगा? कर लो भाई, 0.6 के डिवाइड कट रहा है, देखो तो, है ना? मुझे उम्मीद है कि बेसिक मैथ सबको आता होगा। 30 इंटू, है ना, 0.6 का मतलब क्या हो गया कि 0.6 को अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? 6 5 जा 10 यानी 50, आया ना? कट गया ना? अगर आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा है इसका मतलब पूरा कट गया होगा। चलो, 30 को डिवाइड करते हैं 2/3 से, देखो तो कितना होगा? जब भी इस तरह के नंबर को डिवाइड किया था 30 इंटू, अब पलट देते हैं नीचे वाले नंबर को, 3/2 काट दो तो कितना हो गया? 45। यानी पॉइंट में या फ्रैक्शन में सॉल्यूशन नहीं आया, इसका मतलब तो कट गया होगा तभी आया होगा। तो एक बात बताओ, 1 बड़ा है या 0.6 बड़ा है? 1। और उल्टा पूछूं तो 0.6 छोटा है, तुमने बोला सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, तो मैं तो एक और फैक्टर तुमको ढूंढ के निकाल दिया, -6। हम्म वो भी तो, इस हिसाब से तो दुनिया में किसी भी किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर तो निकाल ही नहीं सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर है ना, ऐसे वैसे पॉइंट में जैसे फ्रैक्शन में से तो हजारों लाखों इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, जिससे मैं 30 को डिवाइड करने निकलूं और कट जाए पूरा का पूरा। यस और नो? हाँ, yes sir. तो फिर स्कूल में क्यों पढ़ाया गया कि स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 है, लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ है? तो देखो, ये बात सच है, लेकिन ये बात सिर्फ स्कूल तक सच है। यानी ये बात सच है कहाँ तक? स्कूल तक। यानी टिल स्कूल इट इज 100% करेक्ट, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले सिलेबस में ये बात का ध्यान रखा गया है कि हमारे जो फैक्टर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर हो, समझे? और 0.6 2/3 नेचुरल नंबर नहीं है। तो स्कूल में ये बात 100% सही है। क्यों? क्योंकि स्कूल में हमको बोला गया है कि मेरा जो भी फैक्टर होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। क्लियर है ये बात? लेकिन लॉजिकली ये बात 100% सच भी नहीं है ना? क्यों? क्यों? फैक्टर का डेफिनेशन क्या है? लेट अस सी द फैक्टर का डेफिनेशन क्या है ना? थोड़ा सा इग्नोर करके देखेंगे। Numbers that divide a given number exactly without leaving a remainder.
अब बताओ, अगर मैं ये डेफिनेशन को लेकर के चलूं तो फैक्टर 0.6 फैक्टर होना चाहिए। आई थिंक 0.6 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 30। यस और नो? होना चाहिए ना, डेफिनेशन तो यही कह रहा है कि नंबर्स दैट डिवाइड अ गिवन नंबर एग्जैक्टली। देखो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है कि आंसर जो है ना पॉइंट में आया है ना फ्रैक्शन में आया है ना। 30 को जब हम 0.6 से डिवाइड किए तो आई गॉट 50 एज एन आंसर, विच इज नाइदर इन अ डेसिमल और नाइदर इन अ फ्रैक्शन नॉर इन अ फ्रैक्शन। तो कहने का मतलब है ये बात स्कूल लेवल तक ध्यान रखना है। क्या रखना है? कि फैक्टर्स हमेशा नेचुरल नंबर होगा। कहाँ में? स्कूल में। लेकिन स्कूल के बाद ये बहुत सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली है। जो लोग मैथ रखने वाले हैं वो लोग समझ जाएंगे ये आने वाले टाइम में। ठीक है, क्लियर है ये लॉजिक? मैं तुमको दोनों बातें बता दिया हूं, है ना। स्कूल में ये बात तुमको नहीं बताया जाएगा क्योंकि इसमें बताने में एफर्ट लगता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस है। फैक्टर्स ऑफ 12 आर दिस ये सब तुम अपने कॉपी में लिख लेना। फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से कम होते हैं। फैक्टर्स तुम्हारे स्कूल में 1 से लेकर के उस नंबर तक ही होंगे। ठीक है, याद रखना। जो भी नंबर देंगे 1 से, यानी 1 सबसे छोटा फैक्टर होगा और सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होगा। याद रहेगा फैक्टर से रिलेटेड बातें? Yes, sir. हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहे हो ना? अरे थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, ठीक है, तो मैं जगह ढूंढ रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे जगह रख लेता हूँ। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट हेडलाइंस में लिखना मल्टीपल्स, है ना, मल्टीपल्स। ठीक है, मैं शॉर्टकट में तुमको बता देता हूँ, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल्स किसी भी नंबर का क्या होता है? जैसे मान लो कि तुम कोई भी नंबर सोचो। मान लो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि 19 मुझे एक नंबर आ रहा है और इस नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो, है ना। यू मल्टीप्लाई विथ एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके, है ना। 19 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो, व्हाट विल हैपन? यू विल गेट मल्टीपल ऑफ 90, मल्टीपल ऑफ 90। अब क्या लॉजिक होगा? इसका मतलब क्या हुआ? लेट अस सी। अगर हम 19 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 38, 19 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 95, 19 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो 152। टेबल याद है ना? ठीक है, अब ये सब टेबल में आ रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो। अब ध्यान से देखना, ये जो 38 है, ये जो 95 है, ये जो 152 है, इस सब को बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 90। क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम 38 को डिवाइड करो 19 से, या 95 को डिवाइड करो 19 से, या 152 को डिवाइड करो 19 से, कट जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करोगे 2 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 5 आएगा और इसको डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। मतलब एग्जैक्टली कट गया। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल है या नहीं ये चेक करने के लिए क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे उस नंबर से। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया तो मल्टीपल है, अदरवाइज मल्टीपल नहीं है। ओके, अब सबसे छोटा मल्टीपल कौन होगा? हम जानते हैं भाई किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आता है मल्टीपल। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1, है ना। यानी 19 into 1 equal to 19, and this is the smallest multiple of 19, multiple of 90, है ना। तो यानी किसी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होगा। नंबर विल इटसेल्फ, बिकॉज उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर खुद ही आ जाएगा। नाउ आई वांट टू नो व्हाट व्हाट विल बी द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 19?
तो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 19 निकालने के लिए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर को पता होना चाहिए। क्या तुमको सबसे बड़ा नेचुरल नंबर पता है दुनिया का? नो सर। नहीं। इसीलिए हमको किसी भी नंबर का लार्जेस्ट मल्टीपल नंबर मिल ही नहीं सकता है ना? तो वी कैन नॉट फाइंड इट। इसीलिए इसीलिए वी कैन नेवर फाइंड एचसी, सॉरी मतलब हाईएस्ट। तुमने एचसीएफ पढ़ा होगा, लेकिन कभी तुमने एचसीएम नहीं पढ़ा, है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़े, लेकिन कभी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं पढ़े। जबकि इसके जगह हमको क्या पढ़ाया गया? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि लोग इससे तो हम कर सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट साइज से पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए हम लोग को एलसीएम पढ़ाया जाता है। उसी तरह तुमने फैक्टर में कभी देखा हो कि एलसीएफ नहीं पढ़ाया जाता है। एलसीएफ क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते एलसीएफ? एलसीएफ मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, क्यों नहीं पढ़ाते? कोई बताएगा मुझे? सर वो डिटरमाइन हो सकता है। नहीं नहीं, स्कूल लेवल तक बात करो, उधर मत जाओ। बिकॉज़ ये पॉइंट हाँ, स्कूल लेवल तक 19 हो या 1957 हो, इसका सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा, इसका भी सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है ना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, कोई लॉजिक नहीं बनेगा, क्या कहते हैं? इसीलिए वरना तो अभी स्कूल लेवल तक किसी को भी बोलेगा कि भाई जल्दी से एलसीएफ निकाल दो, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तुरंत निकाल देगा 1, है ना? तो ये तो गधा वाला आंसर हो, गधा वाला क्वेश्चन हो गया। तो आंसर क्या ही है ना? तो स्कूल लेवल तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। तो एलसीएफ मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 हो जाएगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, इसीलिए तुमको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मल्टीपल पढ़ाना इंपॉर्टेंट, समझे? कभी-कभी ये सब चीज़ें भी जाननी चाहिए कि नाम ही ऐसा क्यों है ना? ये मत पूछ रहा था नेचुरल नंबर का नाम नेचुरल नंबर क्यों है, ये तुम कर लेना दिमाग में। चलो, ओके, तो ठीक है? तो डेफिनेशन क्या है? नेचुरल नंबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर बाय इंटीजर, या इंटीजर का मतलब समझ जाना पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं नेचुरल नंबर को भी, है ना? सर और ऐसा नहीं है नेगेटिव होता है, ऐसा नेगेटिव भी होता है भी, है ना? -15 इज मल्टीपल टू दैट्स, क्या बोल रहे हो? हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो। सर आई हैव अ डाउट सर, फैक्टर का जैसा डेफिनेशन है तो वैसे तो 532 भी 2 का फैक्टर हुआ। 530। 2 हाँ तो सर हाईएस्ट फैक्टर तो वो इटसेल्फ रहा। हाँ, वो नंबर खुद होगा 533। 533 का फैक्टर वो नंबर को बोल, सबसे बड़ा वाला। देखो, इसका सबसे छोटा फैक्टर 1 और इसका सबसे बड़ा फैक्टर 532। ठीक है, अभी तक इतना याद रख लो, और इसके बीच में जो भी फैक्टर आएंगे आएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन था या कुछ और क्वेश्चन था? ओके, तो मल्टीपल्स क्या है? नंबर्स दैट कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर बाय इंटीजर्स एंड सो ऑन, वी हैव सीन, है ना? मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन। अब देखो, सबसे छोटा मल्टीपल किसी नंबर का स्कूल लेवल तक 19 का मल्टीपल 19 ही है, तो माइनस माइनस का कोई मतलब है नहीं फिलहाल के लिए स्कूल लेवल तक, है ना? बाकी तुम आगे पढ़ोगे। अच्छा, एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पढ़ो तो, क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, है ना? तो अभी एक लॉजिक, अभी मैंने क्वेश्चन जो तुमको बताया था, कहा गया वो? हाँ, बताओ। 19 का सबसे छोटा मल्टीपल तो 19 आया, और उससे बड़ा वाला नंबर तो पता नहीं है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि जीरो का मल्टीपल क्या होगा, तो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे, व्हाट विल हैपन? विल मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर, व्हाट यू विल गेट? सिर्फ जीरो। हाँ, तो जीरो का मल्टीपल जीरो ही होता है, यानी जीरो का मल्टीपल जीरो से बड़ा नहीं हो सकता है। अदरवाइज हर नंबर का मल्टीपल बड़ा हो सकता है, लेकिन जीरो का मल्टीपल जीरो ही हो सकता है, बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है? एक चीज हमेशा देखो, बहुत कुछ
चीजें हैं जो मैं तुमको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तुमको धीरे धीरे करके बता दूंगा। ओके, तो अभी चलो, अभी टॉपिक पे ही रहते हैं, है ना। धीरे धीरे बताएंगे, अभी पता चला कुछ लोगों को। हाँ, अब आता है नेक्स्ट, लिखो प्राइम नंबर्स एंड द कॉम्पोजिट नंबर। और ये सब हम एक ही बार पढ़ाएंगे, आज के बाद हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? देखो, दुनिया में ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर है। कहने का मतलब, अगर मैं तुमको बोलूं कि 19 का फैक्टर लिखो, व्हाट विल बी द फैक्टर्स ऑफ 90? तो तुम बोलो सर सर 119 1 और 90, यानी यही वो दो नंबर है जिससे हम 19 को डिवाइड करने निकले और रिमाइंडर बचेगा 0। उसी तरह का मैं बोलूंगा फैक्टर्स ऑफ 23, तो तुम बोलोगे सर 1 और 23। 29 तो बोलोगे 1 एंड 29, है ना। 59 है, 59 इज ए प्राइम नंबर, देखो तो। हाँ, इट इज अ प्राइम नंबर, है ना। तो ये वो नंबर है जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम एक बहुत अच्छा चीज बताने वाले हैं। तो प्राइम नंबर किसको बोलोगे? जिसके पास सिर्फ दो ही फैक्टर हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब उससे ज्यादा या कम, है ना। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। और ये दो फैक्टर्स कौन सा है? एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, ठीक है। इसके अलावा तुम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। याद रखना, एग्जैक्टली दो है, ना दो से कम है ना दो से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मैं ऐसे भी कुछ नंबर्स हैं, जैसे मान लो कि 24 है, तो 24 का तो फैक्टर्स होगा 1 2 3 4 6 12, 8 भी है, 8 12 और 24। यानी 24 वो नंबर है जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर है। एक नंबर 1 तो है, 24 है, उसके अलावा भी इसके पास बहुत सारा फैक्टर। तो कॉम्पोजिट नंबर्स किसको बोलते हैं? जिसके पास मोर देन टू फैक्टर्स हो, है ना। इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं इनके पास मिनिमम कितना फैक्टर है? मिनिमम 3 फैक्टर्स, है ना। मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 फैक्टर्स है किसी भी नंबर का। वो कंपोजिट नंबर कब बोलेंगे? जब वो नंबर कम से कम 3 नंबर से डिविजिबल हो। एक 1, है ना, एक 1 से, एक वो नंबर इटसेल्फ से, और एक नंबर कोई अदर नंबर हो जाए कम से कम, है ना। तब हम कहेंगे उसको कंपोजिट नंबर। तो याद रखना, प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर है, एग्जैक्टली दो फैक्टर्स है। और कंपोजिट नंबर्स उसके कम से कम 3 फैक्टर है ना। दैट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स। नाउ इस दोनों के बहस और कन्वर्सेशन में एक आदमी पिस रहा था। वो आदमी कौन था, कोई बता सकता है? 1 सर 1, है ना। 1 रोने लग गया कि भाई अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास ना दो फैक्टर है ना दो से ज्यादा फैक्टर है। 1 का फैक्टर कौन कौन है? 1 के पास बेचारा नंबर एक ही है, 1 यही। इसके अलावा तो इसके पास कुछ है नहीं। तो इसको थोड़ा सा ह्यूमिलिएट करके बाहर कर दिया गया। क्यों? ये ना प्राइम नंबर का दोस्त हो पाया ना कंपोजिट नंबर का, तो इसको बॉयकट कर दिया गया। तो बॉयकट कर दिया गया तो कहा गया कि भाई तुम ना तो प्राइम नंबर हो, नीतर प्राइम नोर कंपोजिट। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए दो फैक्टर चाहिए, कंपोजिट नंबर होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर चाहिए, और बेचारे के पास एक ही अकेला है। और अब कुछ ला तो सकता नहीं है दोबारा, क्योंकि स्कूल लेवल तक 1 से नीचे जा नहीं सकते हैं, या लॉजिकली हम जा नहीं सकते हैं फिलहाल के लिए प्राइम नंबर के केस में। तो कुछ कर नहीं सकते। दैट्स व्हाई वी हैव ओनली 1 एज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और इस बार बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का यही क्वेश्चन पूछा था, एकदम डिक्टो से। जब हम लोग जब आएंगे क्वेश्चन पर, तो तुमको हम समझा देंगे कि देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। चलो, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये सब डेफिनेशन लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, नोट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा नोट्स है ना। चलो, अब आते हैं ट्विन प्राइम नंबर। आज हमको ट्विन प्राइम नंबर और कंपोजिट प्राइम नंबर खत्म करना है, ठीक है। तो वो प्राइम नंबर समझ में आ गया ना। प्राइम नंबर के साथ एक वर्ड लगा हुआ है ट्विन। तो इस ट्विन का मतलब क्या है? ट्विन मतलब क्या होता है? ट्विन सिस्टर, ट्विन ब्रदर, क्या होता है?
यानी दो है ना? दो मतलब तुमको मैं अगर लॉजिकली पूछूं बताऊं तो हमारे पास कोई भी दो प्राइम नंबर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव है ना कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है ना whose difference is टू है ना कोई भी दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस दो होगा उसको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर बताओ भाई वो दो प्राइम नंबर और याद रखना दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए गलती से मत बोल देना कि थ्री और 2 3 सर। चलो अच्छा ये बताओ जैसे वन और थ्री क्या वन और थ्री ट्विन प्राइम नंबर होगा नो सर। नहीं क्योंकि वन तो प्राइम नंबर है ही नहीं थ्री प्राइम नंबर है लेकिन हमको ट्विन प्राइम नंबर में दोनों प्राइम नंबर चाहिए आई नीड बोथ टू बी प्राइम नंबर तो ये तो होगा ही नहीं सबसे छोटा क्या हो सकता है थ्री और फाइव 3 and 5। है ना यानी थ्री भी प्राइम नंबर है और फाइव भी प्राइम नंबर है ये दोनों मुझे प्राइम नंबर चाहिए अगर दोनों प्राइम नंबर नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगा उसी तरह अगला बताओ फाइव और सेवन भी हो सकता है क्या नाइन और 11 हो सकता है नो सर। हाँ ये नहीं भले डिफरेंस दो हो लेकिन सिर्फ डिफरेंस नहीं है एनी टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर यानी दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए अगर दोनों प्राइम नंबर नहीं है तो बात नहीं बनेगा हाँ बन जाएगा 11 और 13 में बात बनेगी है ना यस सर। 17 और 19 में भी बनेगी सर इस बीच में सर। हाँ बोलो सर हम बोल रहे थे कि ट्विन प्राइम नंबर में डिफरेंस 2 ही होना चाहिए, 2 से कम। बिल्कुल एग्जैक्टली वो वादा नहीं दो है ना अरे अब है ना दो तो ये नाम दे रखा है बेचारे ने तो ट्विन प्राइम नंबर इज ओनली टू है ना जैसे एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर्कल पहले आया कि पाई पहले आया तुमको क्या लगता है पहले कौन आया होगा पहले सर्कल आया होगा कि फिर पहले पाई आया होगा हैं? बताओ सर पहले सर्कल का कॉन्सेप्ट आया होगा कि पहले पाई का कॉन्सेप्ट आया होगा सर्कल सर्कल हाँ पहले सर्कल आया फिर सर्कल को कौन आया है वो हम तुमको बताएंगे बाद में जब हम पढ़ाएंगे तो बता सर्कल है वो तो उसका एरिया कैसे निकला होगा? एरिया तो पहले सर्कल आया होगा ना फिर एरिया निकला होगा पहले देखो पहले तुम घर बनाओगे तभी तो टाइल्स लगाओगे कि पहले टाइल्स से खरीद लाते हो पहले घर बनाते हैं फिर सामान खरीद के लाते हैं उसके अंदर का क्या क्या वो लॉजिक है ना तो पहले सर्कल बनाया गया सर्कल कैसे बनाया गया सर्कल बनाना तो आसान था है ना एक रेडियस लिया घुमा बन गया सर्कल है ना और उसके बाद सोचा जाता है कि चार है ना मान लो एक बार तुम एक डंडा उठा लिए और तुमने ऐसे करके इसको घुमा दिया है ना अब सर्कल बनाना तो आसान हो गया अब तुम सोचोगे कि इसका लेंथ कैसे निकाले इसका लेंथ कैसे निकाले इसका एरिया कैसे निकाले ये तब बात की कहानी है ना उसमें तो पाई डिस्कवर हुआ है और पाई की बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा अभी तो पहले हमको इसको खत्म करने दो तो ट्विन प्राइम नंबर समझ में आ गया अच्छे से हाँ तो अगर तुमसे कुछ दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन प्राइम नंबर कौन सा होगा तो एक आम आदमी के बस की बात तो नहीं होगी है ना तो मैं तुमको बता दूं यहाँ पर हमारे पास एक है अगर तुम इसको ध्यान से पढ़ोगे तो 2021 तक सबसे बड़ा ट्विन प्राइम नंबर ये ढूंढा गया है ना अब थोड़ा हो सकता है रिसर्च हम लोग 2026 में है तो थोड़ा सा इधर पता कर लेना ठीक है ये है कि ये दुनिया के सबसे बड़ा देर आर नॉट इनफाइनाइट अब ये बात प्रूफ नहीं हुआ है ना कि इनफाइनाइटली मेनी ट्विन प्राइम नंबर से जहां तक खोज पाया बेचारा होता तो बता दिया ही है बिना प्रूफ का तुम कोई भी चीज नहीं ना स्टेटमेंट दे सकते हो चलो जल्दी से हेडिंग डालो को प्राइम नंबर ठीक है हमको 5 मिनट लगेगा 5 मिनट में क्लास बिल्कुल मत छोड़ के जाना कोई भी नहीं तो फिर दिक्कत होगा ठीक है को प्राइम नंबर
अब ये थोड़ा ट्विन प्राइम नंबर से उल्टा-पुल्टा है, ठीक है? ट्विन प्राइम नंबर में हम क्या बोले तुमको कि दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन को प्राइम नंबर में दोनों प्राइम नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे कहा जाता है कि अगर आप कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालें और वो एचसीएफ 1 मिले, है ना? तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो अगर आप कोई भी 2 नंबर सोचे, है ना? अगर एनी 2 नंबर्स व्हिच एचसीएफ इज़ 1, वो हो गया को प्राइम नंबर। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 21 और 25, है ना? 21 और 25 के एचसीएफ निकालो, है ना? बच्चे की तरह भी निकालोगे, तो ऐसे है ना, लॉन्ग डिवीज़न मेथड जैसे निकालते हैं ना, 1 टाइम्स गया तो 21, फिर 4, फिर 21 से गया, है ना? 5, 1 फिर 4, 4 टाइम्स कट गया, तो एचसीएफ कितना आया? 1। तो हम इसको बोलेंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है? अब तुम ध्यान से देखोगे 21 कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? और 25 भी कंपोजिट नंबर है ना? यस। तो क्या को प्राइम नंबर्स का ये फिक्स है कि दोनों प्राइम होना चाहिए? नहीं, है ना? ऐसे हज़ारों लाखों नंबर्स होंगे दुनिया में जिसका कंपोजिट नंबर होंगे, जिसको हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। उल्टा भी है, कोई भी 2 प्राइम नंबर सोचो उसका एचसीएफ तो 1 ही आएगा, उसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना? जैसे कोई भी मान लो 23 है और दुनिया का एक और नंबर 59 है, ये दोनों का ये दोनों प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर है। तो इसको तुम को प्राइम नंबर बोलो, क्यों? क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 है ना? एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर लोगे तो भी तुमको दोनों को प्राइम और दोनों का एचसीएफ 1 आएगा। लॉग लगा के देख लो। 24 एक कंपोजिट नंबर है, 23 एक प्राइम नंबर है। तो दिस इज योर कंपोजिट नंबर एंड दिस इज अ प्राइम नंबर, ठीक है? एंड दिस बोथ विल टुगेदर कॉल्ड को प्राइम, है कि नहीं? तो को प्राइम नंबर है क्या? कोई भी 2 नंबर जिसके पास सिर्फ 1 एज़ अ कॉमन फैक्टर है ना? अगर मैं फैक्टर निकालूँ, जैसे किसी का भी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, 21 और 5 का 21 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 21, 25 का फैक्टर क्या होगा? 1, 5 और 25। तो तुम देखोगे सिर्फ 1 ही एक फैक्टर है कॉमन, उसके अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं। तो ऐसे कोई भी 2 नंबर जिसका सिर्फ 1 ही इकलौता कॉमन फैक्टर है, उसको बोलेंगे को-प्राइम नंबर्स। और को-प्राइम नंबर्स जब है ना, बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अच्छा को-प्राइम नंबर क्या होता है? दोनों ज़रूर कुछ प्राइम नंबर से रिलेटेड होगा। नहीं, नहीं। प्राइम नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इट कैन बी आइदर बोथ कंपोजिट नंबर, इट कैन बी आइदर बोथ प्राइम नंबर और इट कैन बी कंपोजिट एंड प्राइम नंबर एज़ वेल। ओके, ठीक है। जाने-अनजाने तुम को-प्राइम नंबर खूब यूज़ करते थे। आज हम तुमको बता दें कैसे? जाने-अनजाने तुम यूज़ करते थे। तुमको पता भी नहीं चला होगा। कैसे? 25 डिवाइडेड बाय 35 इसको मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व करते वक़्त तुम इसमत करी तो सर सारे नंबर को प्राइम नंबर है। कौन-सा सारा नंबर? कोई भी 2 नंबर उठाएँगे, वो 2 नंबर का एचसीएफ अगर 1 होगा, उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। सारा नंबर को कैसे बोल दोगे तुम? हैं? ठीक है। जैसे ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है? 25 और 35? नहीं, क्योंकि अगर तुम 25 का फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा? 1, 5, 25 और 35 का फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा? 1, 5, 7 और 35। तो यहाँ तो 2 कॉमन फैक्टर मिला 1 और 5, जबकि एचसीएफ होने मतलब को प्राइम होने के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए था, वो भी 1 एज़ अ कॉमन, यहाँ तो 5 भी आ गया। दैट मीन्स काट दिया करते थे। याद है? फिर क्या करते हो तुम लोग? 5 और 7 यानी देखो 5/7 ऐसे लिखते थे ही नहीं लिखते थे 25/35। यस। हैं? एक्चुअली में तुम तब तक काटते हो जब तक दोनों नंबर को प्राइम ना हो जाए। ध्यान से देखो 5 और 7 को प्राइम है। 5 और 7 का अगर एसपीएस निकालोगे तो 1 आएगा। यानी कि हम लोग भी करते तो थे लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था। यानी हम लोग तब तक किसी 2 नंबर को काटते हैं जब तक
वो दोनों कोप्राइम ना बन जाता हो, यानी इन अदर वर्ड जब तक उनका HCF1 ना बच जाता हो, और दूसरे भाषा में जब तक उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ना बचता हो, है ना? लॉजिक है? क्लियर है थोड़ा बहुत, है ना? तो यस। आज क्या? नहीं सर, बोल रहे थे कि क्लियर हो गया। हाँ, हो गया ना? तो यहाँ तक तुम्हारा होमवर्क है अपना नोट्स कंप्लीट करने का। नोट्स कंप्लीट करते जाओ आराम से, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। कहानी यहाँ से शुरू होगी, और फिर धीरे-धीरे करके कहानी डेप्थ में जाएगा, और फिर हमारा ध्यान से सुनना, ये 1700 पेज का है पीडीएफ, जिसमें सिर्फ 10 चैप्टर है। याद रखना, ऐसा बहुत सारा चैप्टर्स है कि तुमको मिलेगा। जस्ट ठीक है? और ये सारी कहानी तुम सीखोगे। एक-एक स्लाइड को हम प्रॉपर ढंग से समझाएँगे। तुमको बहुत मजा आने वाला है, तो बस क्लास रोज अटेंड करो। आई होप यू विल मीट टुमारो। बायो होम। सर, हाँ। सर इसके बाद साइंस का क्लास है ना? अरे हाँ, अभी साइंस का क्लास है, कंटिन्यू रखो तुम भाई। मैं लीव कर रहा हूँ, तुम लोग कंटिन्यू रखो, ठीक है? Good evening, man. Good evening.